चौथा दिन था आज। 29 जुलाई को धर्मस्थला के आसपास एसआईटी की निगरानी में खुदाई शुरू हुई थी। लाशों या फिर इंसानी कंकाल के अवशेषों या हड्डियों की तलाश में, क्योंकि शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी का यह दावा है कि उसने इसी धर्मस्थला के 5 से या 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों लाशें दफनाई थी। आज साइट नंबर 7 और 8, 7 और 8 में जो जगह बताई थी शिकायतकर्ता ने, वहां पर खुदाई की गई। सुबह सुबह जैसे ही वक्त शुरू हुआ, एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक टीम, मेडिकल टीम और ये कतार से जो आप देख रहे हैं मजदूरों की टीम, ये सारे लोग सबसे पहले साइट नंबर 7 पर जाते हैं। वो शिकायतकर्ता भी वहीं मौजूद, उसकी निशानदेही पर खुदाई शुरू होती है। धीरे धीरे खुदाई गहरी होती जाती है, लेकिन कुछ घंटे बीतते हैं और वहाँ से कुछ मिलता नहीं। फिर सफाई कर्मचारी से पूछा जाता है कि क्या आप खुदाई रोक दें। वो कहता है ठीक है। और इसके बाद साइट नंबर 8 की तरफ पूरी टीम जाती है। साइट नंबर 8 पर भी खुदाई शुरू होती है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो मेरे पास खबर है वो ये है कि शायद साइट 8 से भी कुछ मिला नहीं है। ये सारे 8 जो कंप्लीट हुआ है, ये इसी नेत्रावती नदी के किनारे है, गीली मट्टी है। और यहाँ पे 2-4 लाशें दफनाने की बात की थी हर एक साइट पर। अब जो कल से शुरुआत होनी है, यानी साइट नंबर 9 से 13 तक, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि वो नेत्रावती नदी से दूर है, हाईवे के किनारे, सड़क के किनारे और जंगल में। और साइट 13 के बारे में तो दावा ये है कि यहाँ मास बरियल हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा लाशें वहीं दफनाई गई हैं। तो खैर ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एसआईटी ने ये बताया जो कल साइट 6 में खुदाई हुई थी कि वहाँ से कुछ इंसानी कंकाल के अवशेष मिले थे, हड्डियाँ मिली थी। आज क्लियर हुआ, एसआईटी के मुताबिक साइट 6 से कुल 25 हड्डियाँ बरामद हुई, 25 बोन्स। ये जो 25 हड्डियाँ थी, इनमें 5 दांत थे इंसान के, जबड़े की हड्डियाँ थी और जांग की हड्डियाँ थी और कुछ टूटी हुई हड्डियाँ थी। तो 25 बोन्स कलेक्ट किए गए साइट नंबर 6 से। और इंसानी दांत और जबड़े की हड्डी से ये बड़ा ईजिली, बिना फॉरेंसिक जांच के ये क्लियर हो गया कि ये इंसानी हड्डियाँ ही हैं। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। 15 दिन या उससे ज़्यादा वक्त लग सकता है इन हड्डियों की शिनाख्त या मरने वाला कौन, उसकी हाइट, उम्र, लिंग यानी मेल फीमेल, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो 5वें दिन की खुदाई कल होगी। लेकिन आज जो चीज़ आपको बताने के लिए मैं बैठा हूँ, ये बड़ी हैरान करने वाली और अजीब चीज़ है। एक आरटीआई की कॉपी है कन्नड़ में, और ये वो ओरिजिनल कॉपी है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आरटीआई इसी धर्मस्थला के जो पहले पुलिस स्टेशन था बेलथांगड़ी, वहाँ पे दिया गया। और ये जानकारी मांगी गई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कि 1 जनवरी 2000 से 31 दिसंबर 2015 के दौरान धर्मस्थला के आसपास कितनी लावारिस लाशें मिली, कितनी लाशों को दफनाया गया, कितनी लाशों को जलाया गया, ऐसी लाशों के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए आरटीआई के जरिए इस पुलिस स्टेशन में जो धर्मस्थला के तहत आता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 15 सालों की जब रिकॉर्ड को मांगा गया और ये आरटीआई उस बात के सबूत हैं, तो जवाब आता है कि ऐसे रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। कितनी लाशें थीं, कहाँ दफनाई गई, हमें नहीं पता। थाने से पूरा रिकॉर्ड ही गायब है। और उसमें यह भी कहा गया कि ये रिकॉर्ड क्यों गायब है, क्यों नहीं रखा गया। तो फिर आरटीआई के जरिए ये कहा गया कि ऊपर से आदेश था, सरकारी आदेश। अब बात समझ से परे है कि अगर कहीं किसी इलाके में कोई लाश मिलती है, दफनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, बहाया जा रहा है, और जब भी लावारिस लाश मिलती है पुलिस के रिकॉर्ड में होता है वो सारी चीज़ें। यहाँ वो रिकॉर्ड ही नहीं है 15 साल के, और कहा जा रहा है ऊपर से आदेश था। ऐसी क्या बात थी कि सारे रिकॉर्ड गायब कर दिए गए? ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इन आरटीआई को करने वालों में से एक शख्स है मिस्टर गिरीश। ये कर्नाटका स्टेट पुलिस फोर्स के एक्स अफसर हैं। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी पुलिस की। उसकी वजह ये थी कि इन्हें धर्मस्थला के बारे में जब पता चला तो इन्होंने कहा कि हम इसकी सच्चाई तक जाएंगे।
वर्दी पहनकर ये काम करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने वर्दी उतार दी और फिर लग गए इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद उन्होंने आरटीआई एक एक्टिविस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया और इस बेलथांगली थाने में सबसे ज़्यादा इन्होंने आरटीआई की अर्जियाँ डाली। आज उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि इस पूरे मामले में क्या आप हमारे क्राइम तक के दर्शकों के लिए सारी जानकारी देंगे। थोड़ी उनकी हिंदी में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उस मोहब्बत में उन्होंने कहा करेंगे। कुछ देर के बाद मिस्टर गिरीश की पूरी बातचीत जब आप सुनेंगे और जब ये उनकी बातचीत सुनेंगे, जहाँ पर वो बैठकर ये बात कर रहे हैं, उसके आगे एक कागज़ों का बंडल है जो सील बंद है। आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। वो कागज़ों का बंडल असल में कानूनी दस्तावेज़ है जो सिर्फ और सिर्फ इसी धर्मस्थला और धर्मस्थला में रहस्यमयी लाशों, गायब होने, महिलाओं, लड़कियों के रेप से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जब जब उन्होंने आवाज़ उठाई, धर्मस्थला के ताकतवर लोगों ने उन्हें डिफेमेशन का नोटिस भेजा। और ये नोटिस का अंबार है। जब वो बोलेंगे, आप सिर्फ उस कागज़ पर ध्यान दीजिएगा कि इस शख्स के ऊपर कितने सारे कानूनी हमले हो चुके हैं। लेकिन वो बातचीत आप सुने उससे पहले कर्नाटक के एक एक्स डीजी रहे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आर.के. दत्ता, जब ये पूरा मामला चल रहा, उन्होंने एक बहुत ही सीरियस सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर एक जूनियर पुलिस अफसर, कांस्टेबल या फिर ऐसी जूनियर हेड कांस्टेबल, इनकी पोस्टिंग जब किसी थाने में होती है तो वहाँ 5 से 7 साल तक रहते हैं। धर्मस्थला में ये सारी चीज़ें आज से नहीं, 20-30 सालों से चल रहा है। इन 20-30 सालों में अगर 5-7 साल तक कोई पुलिस अफसर इस थाने में पोस्टेड है तो जाहिर सी बात है उसकी जानकारी में ये सारी चीज़ें होंगी। तो कभी किसी ने क्यों मुंह नहीं खोला? जिस थाने के सारे रिकॉर्ड गायब हो गए, कभी उस थाने ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? उनका कहना है कि जो एसआईटी मामले की जांच कर रही है, ये ज़रूरी है सच्चाई तक पहुंचने के लिए कि धर्मस्थला के इस पुलिस स्टेशन में पिछले 20-30 सालों में जितने भी पुलिस वाले तैनात रहे, अब चाहे वो रिटायर हो गए हों या किसी और जगह पोस्टिंग हो, उन सबको एक एक कर बुलाकर उनसे पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास सारी जानकारी होगी। और इसमें सीनियर अफसरों से भी पूछताछ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि लोकल पुलिस से कोई चीज़ छुपी हो ये मैं नहीं मानता। और ताकतवर लोगों के कहने पर ये सारा काम हुआ, इसमें कोई शक भी नहीं हो सकता। तो मिस्टर जो आर.के. दत्ता हैं, इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट किया है, उठाया। और एसआईटी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा एक बार खुदाई का काम पूरा हो जाए, फिर वो विक्टिम, कंप्लेनेंट और जो पुलिस स्टेशन में थे उन सब से भी पूछताछ करेंगे। ये जो पूरा मामला जहाँ पे चल रहा है, जहाँ पर 500 से ज़्यादा लाशें दफनाए जाने की बात है कही जा रही है, ये असल में धर्मस्थला के आसपास की जो पूरा एरिया, यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10,000 के करीब पॉपुलेशन है पूरा धर्मस्थला की इस इर्द गिर्द में। और इनमें से आधे आधे, लगभग आधी महिलाएं और आधे पुरुष हैं। रेशो में अगर आप जाएं तो करीब 5,000 के आसपास मेल के पॉपुलेशन है, 5,000 के आसपास फीमेल का। लेकिन चूंकि धर्मस्थला एक बहुत ही बड़ा एक तीर्थ स्थल भी है वहाँ पर एक, तो हर दिन एवरेज वहाँ पे लगभग 10,000 डिवोटी यानी कि श्रद्धालु आते हैं अपनी अपनी मन्नतें या अपनी अपनी श्रद्धा से, और वहाँ पर आकर दर्शन करके जाते हैं। 10,000 तो कुल आबादी करीब 10,000 की, और हर दिन 10,000 लोग इस इलाके में आते हैं। 1970 तक, 1970 तक इस इलाके में चूँकि आबादी 10,000 थी तो एक चौकी हुआ करता था जिसमें 5 पुलिस वाले रहते थे। लेकिन फिर 86 में डिमांड हुआ कि भाई यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पुलिस स्टेशन बननी चाहिए। तो फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन की मंजूरी दी गई और 15 मार्च 2015 को बेलथांगड़ी पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ। और जानते हैं इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया था? धर्मस्थला के इन्हीं ताकतवर में से एक ताकतवर शख्स ने, जो धर्मस्थला के धर्माधिकारी हैं और इस वक्त राज्यसभा के एमपी मिस्टर हेगड़े, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और आज इसी धर्मस्थला के मैनेजमेंट पर इस तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। और एसआईटी की जांच के बाद क्या सच है वो सामने आएगा। आलम यह है कि जब जब किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, आप गिरीश के आगे बात सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे, दबा दिया गया, गायब हो गए, या फिर कोर्ट पहुंच गया और उन सारे पब्लिकेशन पे, मीडिया पे, चैनल पे, यूट्यूबर पे रोक लगा दी गई।
अभी लोअर कोर्ट ने हाल में इसी इशू के बाद जब ये विटनेस आया था सफाई कर्मचारी, करीब 800 से ज़्यादा ऐसे यूट्यूब और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ चैनल पर सीधे सीधे रोक लगाया था कि वो धर्म स्थला से जुड़े हुए और उसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। एक नोटिस हमारे क्राइम तक पे भी है। अब ये एक तरह से आज़ादी पे सीधे सीधे हमला था, क्योंकि मीडिया का काम है रिपोर्ट करना। अगर एसआईटी इस वक्त जांच कर रही है, खुदाई कर रही है, तो वहाँ क्या कुछ चल रहा है, वहाँ जाकर इन सारी चीज़ों को सामने रखना। हमारे जो बेंगलुरु के रिपोर्टर हैं सगैराज कैमरामैन शिव मूर्ति है, लगातार 5-6 दिनों से लगातार हर आधे घंटे में बारिश हो रही है। वो इलाका भी ऐसा नहीं है, शहर से दूर है, जंगल है, नदी है, आसपास में कोई शेल्टर नहीं है, और ऐसे मुश्किल हालात में सुबह से रात तक वो वहीं पे खड़े रहते हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो सच्चाई देश के सामने लाया जा सके। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते। इसको चैलेंज किया किसी ने, और ये मामला गया कर्नाटका हाई कोर्ट में। आज कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कहीं पे इस तरीके से इतने लोगों के गायब होने की खबर है, इस तरह के इल्ज़ाम है कि सैकड़ों लाशों को दफनाया गया है, तो इस सच्चाई को मीडिया के ज़रिए सामने लाना मीडिया की जिम्मेदारी भी है और उनका हक भी है। तो इसीलिए उन्होंने लोअर कोर्ट को कहा है कि आप अपने फैसले पर दोबारा गौर करें कि इन पर रोक क्यों लगाया। तो ये एक बड़ी बात है। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे एक तरह से ये कहा है कि मीडिया को आप अपना काम करने दीजिए। तो हाई कोर्ट का ये फैसला। अब जो मैंने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली गिरीश साहब से, एक्स कॉप कर्नाटका पुलिस, उन्होंने बहुत डिटेल में सारी बातें बताई। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ कितनी लाशें हो सकती हैं। उन्होंने बहुत सारे केसेस के बारे में बात की, डिफेमेशन केस के बारे में बात की, कैसे लोगों को दबाया गया इस बारे में बात की, कैसे बहुत सारे मीडिया हाउसेस के मुंह बंद कर दिए गए इस बारे में बात की। तो मैं चाहता हूँ कि कर्नाटका पुलिस के एक्स पुलिस अफसर और अभी आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर इस इशू को उठाने में सबसे आगे गिरीश साहब की ये पूरी बात आप सुने तो शायद बेहतर कहानी समझ सकेंगे। तो थैंक यू गिरीश साहब, क्राइम तक फैमिली के लिए आपने वक्त निकाला और आपने जो कुछ कहा ये अब आपके सामने है। नमस्कार, मैं गिरीश मट्टनवर, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, कर्नाटका स्टेट पुलिस। ये जो केसेस में धर्मस्थला के आसपास उससे रिलेटेड जितने भी हादसे हुए हैं, गैंग रेप, मर्डर हुए हैं, उसके जो भी लीगल फाइट है उसमें मैं एक एक्टिविस्ट बन के काम कर रहा हूँ। इस समय ये मास बरियल का मुद्दा जो स्कैंडल है, हादसा है, हम इसको हत्याकांड कहना चाहते हैं। कल ही एक डेड बॉडी बरामद हुई है, लेकिन प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो हमको मिलता है उसके मुताबिक बहुत सारे हर दिन ऐसे स्केलेटल रिमेन्स मिल रहे हैं। तो पूछते हैं ये सब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो जस्टिस फॉर सौजन्या मूवमेंट है, इट इज एन एंटी रेप मूवमेंट। ये जो क्षेत्र है श्री क्षेत्र धर्मस्थला, यह एक बहुत ही भगवान का मंदिर जिसको करोड़ों लोग मानते हैं। कर्नाटक ही नहीं, दक्षिण भारत के केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं इधर। लेकिन उसके साथ साथ जो एक फैमिली परिवार इस मंदिर का अथॉरिटी है, उसको कंट्रोल करता है, वो ट्रस्ट, फैमिली का ट्रस्ट है, उसके जरिए बहुत सारे कई सालों से, मतलब 40 से 50 सालों से जो अत्याचार, खून और कब्जा, सरकारी जमीन का कब्जा, आसपास रहने वाले गरीबों का जो ट्राइबल्स है, शेड्यूल कास्ट है, उनका जमीन का कब्जा कई सालों से होते आ रहे हैं। लेकिन जब सौजन्या का जो गैंग रेप एंड मर्डर हुआ इन द ईयर 2012 अक्टूबर 9 में, उसके बाद जब महेश शेट्टी तिमरोडी जी ने आवाज उठाना शुरू किया तो बहुत लोगों का
इससे भी पहले जो भी खून खराबा होते आ रहे हैं, तो उसका ज्यादा जो एनलाइटनमेंट, लोगों को जागृति देना काम शुरू हो गया। इधर सोचने की बात यह है, सौजन्य का जो जस्टिस फॉर सौजन्य मूवमेंट शुरू हुआ, क्योंकि उसके रेप एंड मर्डर, उससे भी पहले डबल मर्डर हुआ। डबल मर्डर यानी कि जो हाथी का माउथ रहते हैं, हम साउथ इंडिया में उसको माउथ कहते हैं, उनके जो घर में ही, वो भी धर्मस्थल के अंदर ही, मंदिर के सामने ही उनका घर है। उन दोनों भाई बहन को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया। उसका आरोपी लापता, रिपोर्ट ऐसा पुलिस ने दिया, सी रिपोर्ट। उससे पहले पद्मलता एक बच्ची थी, वो भी स्टूडेंट थी, इन्हीं के, ये जो टेम्पल का अथॉरिटी है, इन्हीं के बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहीं पे पढ़ती थी। तो उसका भी अगवा हुआ, किडनैप किया गया। तो आफ्टर 53 डेज उसका लाश मिला, पूरा खराब होके उसको मिला। उसके ऊपर भी गैंग रेप हुआ था, लेकिन अक्यूज्ड नॉट फाउंड, सी रिपोर्ट दिया गया पुलिस के जरिए। उससे पहले वेदवली, टीचर वेदवली, वो टीचर थी, बहुत ही होनहार टीचर थी, उसके ऊपर भी गैंग रेप, और उसको पूरी गैंग रेप करके जिंदा जलाया गया। उसका भी आरोपी कौन है? लापता है। नो अक्यूज्ड फाउंड, दैट इज सी रिपोर्ट। जो सीरियल जो किलिंग होते आ रहे हैं, एब्सोल्युटली वेरी हॉरिबल ऑफेंसेस हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी आरोपी, गुनहगार पुलिस को नहीं मिलता है। इससे बहुत ही साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई जो फोर्सेस है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। पुलिस को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खाली पुलिस को नहीं, जुडिशरी सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है, साथ साथ में पुलिस को भी कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि इतना खून खराबा हुआ है, तो कोई भी तो कोई आरोपी तो होना चाहिए। ये जस्टिस फॉर सौजन्य, जो सौजन्य के रेप एंड मर्डर का एक इनोसेंट आदमी को रखा गया था, अक्यूज्ड बना गया था, वो भी बाइज्जत बरी की गया। उसका हाईकोर्ट में जजमेंट दिया कि इस आदमी से और गुनाह से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो फिर हम प्रश्न पूछते हैं कि किसने किया ये सौजन्य का हादसा? खून इतने बर्बरता से की गई, जिस तरह दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ था, उससे भी बदतर था, उससे भी बदतर था। उसके जो प्राइवेट पार्ट में 6 इंच तक मट्टी डाल दिया गया था कि वो स्पर्मेटोजोआ एविडेंस पूरा तरफ से वो खराब हो जाए। तो सब लोगों को लग रहा है कि, तो पता है, लोकल जहां पे जो लोग हैं, सब लोगों को पता है कि यहाँ पे यही लोग कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई आवाज उठाता है, तो ये लोग कहते हैं, मंदिर के जो अथॉरिटी है वो एक प्रोपेगेंडा बना देते हैं कि देखो ये लोग हिंदू मंदिर के विरोधी हैं। वेदवली के संदर्भ में जो हादसा हुआ था, तभी प्रोटेस्ट हुए थे, तो इन लोगों ने बताया नहीं, ये लोग मंदिर के विरोधी है, ये लोग कम्युनिस्ट है, तो ये मंदिर का नाम खराब करना चाहते हैं। डबल मर्डर केस में जब लोग प्रश्न पूछना शुरू किया, तो ये लोग बताते हैं अरे ये लोग मंदिर के विरोधी है, मंदिर का नाम खराब करना चाहते हैं। पद्मलता केस में भी इन्होंने वही उत्तर दिया, देखो ये लोग मंदिर के विरोधी है, ये कम्युनिस्ट लोग है, इसीलिए मंदिर का नाम खराब करना चाहते हैं। असल में कोई भी मंदिर के विरोधी नहीं है। एक चीज मैं सबके नजर में लाना चाहता हूं, जिनको भी ये लीगल प्रक्रिया मालूम रहता है, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूं और उनके नजर में भी लाना चाहता हूं कि देख, ये डबल मर्डर केस में कंप्लेंट किसको देना चाहिए? जिसके घर में हादसा हुआ है उनको कंप्लेंट देना चाहिए, वो कंप्लेंट दे सकते हैं पुलिस स्टेशन जाके। लेकिन जो नारायण है, उसका खून हुआ, उसका बीवी और बच्चे जाते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन वो पुलिस स्टेशन का एसएचओ कहता है तुम क्यों कंप्लेंट देते हो, उसको भगा देता है, डरा के भगा देता है। लेकिन उसका कंप्लेनेंट यानी कि जो दर्ज करता है वो सस्पेक्टेड है, जिसने खून किया है, सस्पिशन है, उससे कंप्लेंट लेते हैं। मतलब वेरी सिंपल, अगर मेरा घर चोरी हो गया तो मेरे से कंप्लेंट लेना चाहिए पुलिस वालों को, ना कि चोर से। अगर चोर से ये कंप्लेंट लेते हैं, चोर का ही कंप्लेंट एफआईआर
दर्ज करते हैं तो न्याय कैसे मिलेगा। यहां भी ऐसा ही हो रहा है। सौजन्या, बेटी सौजन्या का जो रेप एंड मर्डर हुआ, उसके 7 विटनेस को इन लोगों ने मार दिया। 7 विटनेस लोगों को इन लोगों ने मार दिया। उसमें से 3 लोग चार्जशीटेड विटनेस थे। और पूछ सकते हैं कि इतने सालों तक क्यों ये उभर कर क्यों नहीं आया, समाज के नजर में क्यों नहीं आया। मेरे सामने आप देख सकते हो, ये जो पूरा पैकेट है, ये डिफेमेशन केस का सिर्फ महेश जी को ये मिला है। सिर्फ एक बार इतना नोटिस आता है। उनके ऊपर करीब करीब 20 करोड़ का डिफेमेशन केस डाला है। मेरे ऊपर भी कम से कम 20 करोड़ तक का डिफेमेशन केस डाला है। ऐसे 350 लोगों के ऊपर इन्होंने, उसमें टीवी चैनल्स है, माध्यम है, यूट्यूबर है, सभी लोग हैं। 350 लोगों के ऊपर उन्होंने इंजंक्शन ऑर्डर लाए थे। पहले तो ये मार के फेंकते थे, कोई भी प्रश्न पूछता था उनको मार के फेंकते थे, लेकिन अभी डिफेमेशन करते हैं। और लोकल टीवी चैनल सब बिक चुके हैं। वे थैंक्स, हाल ही में कुछ 3-4 टीवी चैनल्स आगे आके सच का प्रसार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 13 साल से लोकल टीवी चैनल्स कोई भी आगे नहीं आया। थैंक्स टू द यूट्यूबर्स, लोकल कर्नाटक के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जरिए पिछले 13 साल से जस्टिस फॉर सौजन्या आगे आ रहा है। जो भी आवाज उठाता है, या तो उनको खरीद दिया जाएगा, नहीं तो मार दिया जाएगा। और ये मास बरियल का है, ये उसी का पिछले 4 to 5 डिकेड्स का अनरिपोर्टेड केसेस है। ये जो मैंने बताया वो रिपोर्टेड है। जब लोग आवाज उठाते हैं तो तभी रिपोर्ट होंगे, लेकिन वो जो मास बरियल है पिछले फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 डिकेड्स, उनका ऐसा ही जो भी लड़कियों को इस्तेमाल करके, अत्याचार करके, खून करके फेंक देना, उसका ऐसे कि एक रेगुलर हैबिट बन चुका है उस फैमिली का, उस अथॉरिटी का। उसी का रिजल्ट है जो मास बरियल वो निकल रहा है। हमें पूरा यकीन है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट में एक अच्छे और होनहार आईपीएस ऑफिसर श्री मोहंती जी को, प्रणब कुमार मोहंती जी को चीफ बना दिया है। हमको पूरा विश्वास है कि सच बाहर निकलेगा, क्योंकि जहां तक अंदाज है करीब करीब 500 से भी ज्यादा 1000 तक लाशें बरामद हो सकती है। लाशें मतलब स्केलेटल रिमेन, लाश के इसमें नहीं रहते, स्केलेटल रिमेन बरामद हो सकते हैं, ऐसा अंदाजा सब लोगों को है। सब हम पूरा आशा करते हैं कि इस देश का सभी माध्यम सच प्रसार करे। उनके जो ऐसे इंजेक्शन, हम इसको क्या करते हैं, मोबाइल स्टैंड बना के इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो कोई ना कोई जो गरीब लोग उसको मिलता है वो पकौड़ा बेचने के लिए इनको यूज करता है। 10-10 करोड़ का डिफेमेशन केस ऐसे आके आवाज बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच बाहर आना बहुत जरूरी है। नमस्कार, जस्टिस फॉर सौजन्या। तो ये थे गिरीश साहब, एक्स पुलिस अफसर कर्नाटका के, जो धर्मस्थला के इस पूरे मामले में शुरू से लगातार पुलिस की नौकरी छोड़ी, वर्दी उतारी, जांच में जुट गए और हर सवाल के जवाब के लिए आरटीआई का हथियार हाथ में लेकर चलते हैं। इतने सारे नोटिस के गहने हैं इनके सर पर, करीब 20 करोड़ रुपए का तो डिफेमेशन है इनके ऊपर, लेकिन लड़ाई अपनी जारी रखे हुए हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से जंग जीती जाती है। तो थैंक यू सो मच गिरीश साहब, आपके इस हिम्मत, इस हौसले के लिए। और उम्मीद है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी आपकी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। और जब जब हम लोग आपकी जितनी मदद कर सकते हैं, वादा है करते रहेंगे। तो खुदाई जारी है, 4थे दिन का काम खत्म हुआ, कल 5वें दिन से फिर खुदाई शुरू होगी। आगे जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।